आज आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम इस समय समाज शास्त्र और इंग्लिश और आपकी हिंदी सब्जेक्ट इन तीनों की बहुत ही अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप प्लेलिस्ट में एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करिए, वहाँ आपको मिलेंगे बहुत ही इजी तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा आते हैं और आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ज़रूर से जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। और आज देखने वाले हैं समाज शास्त्र के वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप इन पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, यानी 80+ सिलेबस जो आपका है कवर हो जाता है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो धर्म होता है, उत्तर में सबसे पहले आपको जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट, तो उसमें इंट्रो लिखना होता है। यानी जो भी टॉपिक क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम थोड़ा उसका अर्थ बताते हैं, यानी उससे हम क्या समझ रहे हैं उसको। जैसे धर्म से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो समाज जो है, धर्म जो है वो समाज की मोरल कॉम्पास सही और गलत दिखाता है। अब समझिए धर्म क्या है, जो हमें समाज में क्या सही है और क्या गलत है ये चीज़ें बताता है धर्म। अब उत्तर आइए देखते हैं, वो आपको समझाने के लिए था। अब एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये आप देखिए। तो इसका जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव आपको बताना है। प्रभाव में आप लिखेंगे क्या क्या समाज पर प्रभाव पड़ता है धर्म का। सामाजिक नियमों का पालन करना, चूँकि धर्म हमें सही गलत सिखाता है, तो ये जो है हमें बताता है कि समाज में किस तरह रहना चाहिए, कैसे नियमों का पालन करना चाहिए और अपना जीवन बिताना चाहिए। दूसरा आ जाता है नैतिक मूल्य, हमें जो हमारे मूल्य परंपरा है, नैतिक बड़ों का आदर करना, ये सब हमारे मूल्य हैं। तो इन्हें बताता है कि हमें धर्म से ही ये हमारे नैतिक मूल्य की स्थापना होती है और हम जो है नैतिकता को सीखते हैं समाज में रहकर। तीसरा जो है आ जाता है सामुदायिक सहयोग बढ़ाना। जो धर्म है वो हमें क्या सिखाता है, हमें एकता के साथ रहना चाहिए, जिससे कि हमारा सामुदायिक सहयोग बढ़ता है, एक दूसरे का सहयोग करके एकता के साथ रहना। अब उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे धार्मिक पर्व हो गया, जिसमें कि समाज में एकता और सहयोग, ये सभी क्या हैं, ये हमारे समाज पे धर्म का यही प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि धर्म समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखता है, यही प्रभाव पड़ता है धर्म का हमारे समाज पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास समझ में आएगी तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और ना समझ में आए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी ईजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज यानी हमारा जो भारत देश है, जो इसमें समाज है, में जाति व्यवस्था का महत्व बताइए। अभी तक हमने धर्म देखा था, अब हम जाति देखेंगे। यानी हमारे जो जाति व्यवस्था बनी है, आखिर इसका महत्व क्या है हमारे समाज में ना। तो जाति समझिए सबसे पहले, इंट्रो, ये एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको इंट्रो समझना होता है कि आप क्या समझते हैं जाति से। जाति क्या होता है, समाज की लैडर यानी ऊंच नीच दिखाता है। समाज में जाति आप जानते होंगे कि कई भागों में बटी हुई है, जैसे कि ऊंच नीच जातियां जो हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी जाति को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसका महत्व समझते हैं कि जाति का आखिर क्या महत्व होता है समाज में। तो जाति जो है सामाजिक संगठन और पहचान है, यानी यहाँ पर सब लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जातियाँ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी जाति है, अलग अलग जाति बटी हुई है। इसमें लोगों का अलग अलग संगठन होता है, पहचान होती है। पहला तो ये प्रभाव पड़ता है कि जाति की वजह से कुछ सामाजिक संगठन बन गए हैं अलग अलग लोगों का, अलग अलग जाति के लोगों का। दूसरा प्रभाव ये पड़ता है जाति का कि विवाह और परंपरा जो है नियंत्रित करना, जैसे कि जिस जाति के हैं उसी जाति में विवाह होता है, तो ये भी एक प्रभाव जो है महत्व है पड़ता है।
तीसरा आ जाता है कि सामाजिक सहयोग और बाधाएं। जैसे कि समाज में जो है जिस जाति के लोग हैं उसी कास्ट की सोचते हैं प्रधान बने, हमारे गांव में सरकार बने, तो ये जाति का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी राजनीति पर भी ना। तो ये तो महत्व है। अब निष्कर्ष क्या लिख देंगे कि जाति का क्या निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक समाज में जाति का रूप जो है वो कम किया जाना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप नंबर थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, उस पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चंस को देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि समाजशास्त्र के अलावा हम सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे विषय आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसमें अंतर कैसे हम निकालें, कैसे एग्जाम में लिखें। सबसे पहले आप समझिए कि समाजशास्त्र चूँकि सोसाइटी का डॉक्टर इतिहास और राजनीति अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी समाजशास्त्र जो होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है, और बाकी सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास हो गया, राजनीति हो गया, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। यूँ समझिए कि समाजशास्त्र एक ऐसा है जो कि कई भागों में बटा हुआ है जिसमें कि अन्य सामाजिक विज्ञान आते हैं, जैसे कि इतिहास और राजनीति। आइए और भी आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले उत्तर को देखेंगे। उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि इतिहास अंतर बताना है ना आपको, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र यही आता है। तो आइए अंतर देखते हैं। इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, बीते समय की घटनाओं का पढ़ते हैं, बाबर, हुमायूं, मुस्लिम काल, अंग्रेज काल, यही सब पढ़ते हैं। राजनीति में क्या पढ़ते हैं कि राज और सत्ता का अध्ययन करते हैं, सरकार कैसे बन रही है, राज्य कैसे चलता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जबकि अर्थशास्त्र में हम जो धन से संबंधित क्रियाएं होती हैं, जैसे उत्पादन हो गया, वितरण हो गया, संसाधन का अध्ययन हो गया, ये सब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जबकि हम समाजशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, इसमें हम समाज और उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समाज में जो लोग रहे, समाज क्या होता है ये अध्ययन करते हैं, और इसमें जो लोग रहे उनका व्यवहार का अध्ययन करते हैं ना। जैसे कि व्यवहार में आपने अभी देखा होगा, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, जाके चेक करिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमने व्यवहार के बारे में बताया था, संघर्ष, प्रतियोगिता, ये व्यक्ति का व्यवहार होता है। इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे कि निष्कर्ष समाजशास्त्र बाकी विज्ञानों से अलग है लेकिन इनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आने के 90% चांस हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए प्लीज़। बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये क्लास बनाई गई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समाजशास्त्र के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य यानी हम आखिर समाजशास्त्र पढ़ते क्यों हैं, इसका उद्देश्य क्या है ना। सबसे पहले आसान भाषा में समझेंगे कि समाजशास्त्र का मतलब होता है समाज की नब्ज पकड़ना, ताकि हम जान सकें कि कहाँ दबाव है। मतलब कि हम समाज के बारे में सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। उत्तर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि उद्देश्य क्या होता है, हमें आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं समाजशास्त्र ना। तो पहला आप लिख देंगे कि समाज की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करने के लिए हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं कि आखिर समाज हमारा बना कैसे है और इसमें किस प्रकार कार्य हो रहे हैं। दूसरा हम लिख देंगे कि सामाजिक समस्या को पहचानते हैं, उसका समाधान। अब सामाजिक समस्या जैसे कि गरीबी हो गई हमारे समाज में, बेरोजगारी हो गई, प्रदूषण हो गया, ये हमारे समाज की समस्याएं हैं। तो इसको हम पहचानते हैं पढ़ाई करके, और फिर हम इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। जब किसी चीज़ को जानेंगे तभी तो समस्या का समाधान कर पाएंगे ना। आ जाता है थर्ड में है कि सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन का विश्लेषण करते हैं। समाज में किस तरह से नियंत्रण बनाना है, अनुशासन क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। फिर डी जो आ जाता है, सामाजिक परिवर्तन और विकास का अध्ययन करते हैं। समाज में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, क्या विकास हो रहा है, यही सब उद्देश्य होता है हमें समाजशास्त्र पढ़ने का। समाजशास्त्र इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि हम समाज की इन सभी क्रियाओं के बारे में जान सकें और हमारा समाज और उन्नति कर सके, जो भी कमियां हैं उन्हें हम दूर कर सकें। आइए हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि गांव में मिग्रेशन से बदलाव, सोसाइटी एनालिसिस।
अब आता है निष्कर्ष में, आप लिख देंगे कि समाजशास्त्र समाज को समझने और सुधारने का विज्ञान है ना। बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको इतने क्वेश्चंस बताए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उन सभी को और अच्छे से क्लियर कराएंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर होने लगता है ना। तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, अगली इंपॉर्टेंट क्लास बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी टॉपिक हो, सजेशन हो, आप बताएं। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका भी सब्जेक्ट है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। आज की ये क्लास आपके समाजशास्त्र के एग्ज़ाम यानी पेपर जो आपका आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज के साथ सीखेंगे। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिए अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ईजी तरीके से सीखेंगे, तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र क्या है, इसके विषय वस्तु की व्याख्या करें। आपको बताना है कि ये जो सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, आखिर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है समाज और शास्त्र का। फिर इसकी विषय वस्तु यानी इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं उसी को कहा जाता है विषय वस्तु, तो उसकी हमें व्याख्या करना है, उसके बारे में बताना है। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया है। अब आइए आंसर देखते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल यानी ट्रिक के साथ आपको आंसर समझाएंगे, जिससे आपको बहुत ही मतलब एग्ज़ाम तक याद रह पाए और आप आंसर लिख पाए ना। तो समाजशास्त्र का मतलब जो है वो समाज की सीसीटीवी कैमरा है जो कि सब एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है, बस बिना आवाज़ के। यानी आप समाजशास्त्र जो है वो एक ऐसा शास्त्र होता है, जैसे कि बहुत आपके शास्त्र है जो कि एक सीसीटीवी कैमरा की तरह होता है, यानी इसको हम देख नहीं सकते समाज को, और ये अमूर्त होता है। और हमारी सभी भी एक्टिविटीज़ जो भी हम कार्य करते हैं, हमारी जो भी संस्कृति है, हमारा जो नियम है समाज का, ये सभी ये रिकॉर्ड करता है बिना आवाज़ के। इन्हीं सब को जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आइए और समझें तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। परिभाषा देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा जो है, जो कि समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, ऑगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो समाज के नियमों, समाज का नियम जो भी है, जो भी समाज के कानून, नियम, परंपरा है और जितनी भी क्रियाएं हैं समाज की, उन सभी का अध्ययन करते हैं। इसी को कहा जाता है समाजशास्त्र। यानी हमारे साथ समाज में जो नियम है, जो क्रियाएं हैं, इन्हीं सब का जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब समाज शास्त्र कहलाता है ना। समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। अब दूसरी परिभाषा जो आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो परिभाषा एक दो जो परिभाषा दिया है, तो दूसरा जो है डिंगिस के अनुसार बताना है, जो कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब हम देखेंगे इसके जो विषय वस्तु हैं, विषय वस्तु नहीं, मुख्य बिंदु क्या क्या आप याद करके इस आंसर को बनाएंगे ना। तो पहला याद कर लीजिए कि समाज की संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम जो हमारा समाज है उसकी संरचना कैसे है ना, कैसे बना है आखिर हमारा समाज, और उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रिया का मतलब यही होता है, समाज में जैसे संघर्ष है और प्रतियोगिता है, तो ये सभी क्या होती हैं, प्रक्रिया होती हैं। अभी आगे आप समझिए, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। दूसरा क्या है, परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा जैसी सामाजिक संस्थाओं का ध्यान। पहला हम संरचना प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि हमारा परिवार हो गया, विवाह, धर्म, ये सभी समाज की संस्थाएं होती हैं ना। और तीसरा पॉइंट में आप क्या याद कर लीजिए कि सामाजिक परिवर्तन और समस्याओं की पहचान। समाजशास्त्र के अंतर्गत हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं, इन सभी का पहचान किया जाता है। आप बहुत ही इजी तरीके से ये याद करिए कि सबसे पहले आप एक परिभाषा याद कर लीजिए, फिर आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर का जो नाम है, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन चैप्टर का नाम है ना, तो यही बस चैप्टर्स के नाम लिख दीजिए। जो भी चैप्टर आपकी समाजशास्त्र के अंतर्गत हैं, वही उसके विषय वस्तु कहे जाते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे
कौन एडमिन है, कौन फॉरवर्ड करता है, कौन सिर्फ देखा है। समाजशास्त्र सब देखता है, यानी समाजशास्त्र समाज में जितनी भी क्रिया हो रही है और जो भी संबंध है लोगों के, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं समाजशास्त्र में। हम जो समाज में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको समाजशास्त्र देखता है। जैसे उदाहरण के समझिए, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें कौन एडमिन है, कौन फॉरवर्ड करता है, जो ग्रुप होता है उसमें सब कुछ डाटा ऐड रहता है, मतलब सब कुछ रहता है। उसी तरह समाजशास्त्र भी एक विषय है जिसमें कि हम समाज में क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं वो सब समाजशास्त्र के अंदर रिकॉर्ड होती रहती हैं। अब जैसा कि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 12 से 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा इसको। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिख देंगे, फिर विषय वस्तु लिख देंगे, फिर उदाहरण लिख देंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में आप निष्कर्ष लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ना। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा और निष्कर्ष जरूर से लिखिएगा। तो निष्कर्ष में क्या लिख देना है कि समाज शास्त्र समाज का एक्सरे है जो अंदर की पूरी हड्डियों का हाल बताता है। अब ये नहीं लिख देना है, ये आपको समझाने के लिए केवल है। आप समझिए कि समाजशास्त्र क्या होता है। मतलब कि हम समाजशास्त्र के अंदर जितनी भी समाज में क्रिया हो रही हैं, जो लोगों के संबंध हैं, यानी पूरे समाज का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में। जैसे कि एक्सरे होता है, वो पूरी हमारी शरीर की हाल हड्डी सब कुछ बता देता है ना, उसी तरह समाजशास्त्र होता है, पूरी समाज के सभी क्रियाओं के बारे में हमें बता देता है। आई होप आपको ये आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सभी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ना समझ आ रही है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, समाज और संस्कृति में क्या अंतर होता है ना। समाज सबसे पहले समझना है कि आखिर समाज होता क्या है, फिर संस्कृति क्या होती है ना। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समाज को समझेंगे। समाज का मतलब है शरीर और संस्कृति का मतलब आत्मा ना। शरीर बिना आत्मा के बेकार है और आत्मा बिना शरीर यानी हवा में। मतलब कि समाज के लिए संस्कृति बहुत आवश्यक है और संस्कृति के लिए समाज बहुत आवश्यक है। अब समाज को शरीर क्यों कहा गया है और संस्कृत को आत्मा, ये दो चीज़ याद कर लीजिए, फिर आगे हम समझते हैं ना। जैसे कि बस ये सब आपको समझाने के लिए हमने किया है, आपको ऐसे नहीं लिख के आना है समाज संस्कृति। इसकी परिभाषा भी हम बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले आप समझिए आंसर को ना। तो समाज लोगों का संगठित समूह है। जब कुछ लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं वही कहलाता है समाज ना। और संस्कृत क्या होती है? संस्कृत लोगों की आदतें, मूल्य और विश्वास, ये संस्कृति कहलाती है। संस्कृति मतलब हमारा जो भी पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, जो भी मनुष्य क्रियाएं करता है, उसकी सोच विचार, ये सभी हमारी संस्कृति है। अब अंतर देखते हैं कि आखिर समाज और संस्कृति में क्या अंतर होता है। समाज एक संरचना होता है, यानी समूह द्वारा मिलकर ही समाज बनता है। जब कोई चीज़ मिलकर बनती है तो वो संरचना कहलाता है। और संस्कृति क्या है? सॉफ्टवेयर की तरह है, जो कि दिखती नहीं है लेकिन इसका बहुत ही महत्व है। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में आप लिखेंगे कि भारत में क्रिकेट खेलना समाज है लेकिन सचिन भगवान है बोलना संस्कृति है ना। जैसे कि भारत में क्रिकेट हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं ना कि ये समाज है, ये क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन बहुत लोग सचिन जो है फेमस क्रिकेटर, जिनके ऊपर लोगों का इतना विश्वास होता है, तो यही हमारी जो विश्वास है, हमारा जो रहन सहन सोच, यही कहलाती है संस्कृति ना। निष्कर्ष में क्या लिख देंगे? लॉन्ग क्वेश्चन में 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होता है, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसकी परिभाषा लिख दीजिए, उसका अर्थ लिख दीजिए, जो आप समझ रहे हो वही। फिर आपको मैटर थोड़ा लिखना है, जैसे कि अंतर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, निष्कर्ष जैसे आपको लिखना है तो लिख देंगे समाज और संस्कृति ऐसे हैं जैसे कि चाय और शक्कर दोनों साथ हों तभी मज़ा आता है, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। समाज और समाज जो है वो संस्कृत के लिए ज़रूरी है, और जब लोग होंगे तभी तो संस्कृति होगी, और संस्कृत है लोग हैं ही नहीं तो संस्कृत का क्या महत्व। उसी तरह दोनों ही बहुत ही ज़रूरी होते हैं।
क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर अभी आप छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम में पछताने के अलावा आपके अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके पास। और हाँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, आपके लिए इतना सब कुछ जो हमारी मेहनत है उसे जो है सफल बनाइए, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी डाउट है या किसी और टॉपिक पे क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है समाजीकरण क्या है, इसके मुख्य साधन बताइए। जैसा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो समाजीकरण क्या है, ये एक प्रक्रिया होती है, समाज की एक प्रक्रिया होती है ना। आइए समझेंगे सबसे पहले समाजीकरण को, फिर इसके क्या साधन होते हैं। साधन यानी कैसे हम समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, किन साधनों के द्वारा ना। तो उत्तर में है समाज हमें सॉफ्टवेयर अपडेट देता रहता है, यही समाजीकरण की प्रक्रिया है। जैसे कि फ़ोन है आपका, कुछ दिन में अपडेट मांगता है ना, उसी तरह समाज में जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि समाजीकरण कहलाती हैं। अब जैसे समझिए परिभाषा से, यही परिभाषा आपको लिखनी है, ऊपर आपको बस समझाने के लिए बताया गया है ना। परिभाषा आप लिख देंगे एग्ज़ाम में कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जैसे करण है ना, इस तरह में जो लास्ट में लग जाता है करण, तो आप ये समझिए कि हाँ वो कोई प्रक्रिया है। जैसे वैश्वीकरण, समाजीकरण वो प्रक्रिया होती है। तो आंसर की स्टार्टिंग यानी परिभाषा की आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, इसमें समाजीकरण पूछा है तो आप लिख दीजिए समाजीकरण वह प्रक्रिया है, फिर इसके जो भी अर्थ निकलते हैं। जैसे समाजीकरण क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य और आदर्श सीखता है। यानी समाजीकरण में व्यक्ति जो है वो समाज का जो भी नियम है, मूल्य है और आदर्श, इसको सीखता है। अब जैसे आप समाज में सबसे पहले जन्म लेते हैं, सब कुछ तो आप सीख के आते नहीं हैं, धीरे धीरे समाज के अनुसार आप ढलते हैं। समाज पढ़ने का एक नियम बनाया है, उसको आप पढ़ाई करेंगे। जो भी व्रत त्यौहार हैं, धीरे धीरे सब कुछ अपनाते हैं आप भी। समाज के हिसाब से आपका चाल चलन, व्यवहार सब कुछ निर्धारित होता है, धीरे धीरे आप समाज में ढल जाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण ना। अब मुख्य साधन देखते हैं, आखिर हम समाज में कैसे ढलते हैं, समाजीकरण किन साधनों के द्वारा हमारा हो जाता है, यानी हम एक सामाजिक प्राणी कैसे बनते हैं। तो इसका बनाने का मुख्य कारण क्या है। समाजीकरण के मुख्य साधन पहला जो है वो है परिवार। परिवार क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम परिवार में जन्म लेते हैं, माता पिता के द्वारा जो भी चीज़ें सीखते हैं उसी से हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। हम समाज में धीरे धीरे उसी के अनुसार ढलने लगते हैं। जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो बड़े हमको सिखाते हैं कि बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, नमस्ते करना सीखते हैं ना, यही सब चीज़ें। अब दूसरा जो है हमारा साधन वो है विद्यालय। विद्यालय हमें अनुशासन सिखाता है, होमवर्क टाइम से करके आओ। तीसरा है मित्र समूह, जिसमें हम दोस्त नए दोस्त बनाते हैं, नए चलन सीखते हैं, सब कुछ दोस्तों से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। जैसा दोस्त है वैसा हम भी बन जाते हैं कभी कभी। अब तीसरा है मीडिया। मीडिया क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया समझिए, हम बहुत जो भी चीज़ें देखते हैं उसी से प्रभावित हो जाते हैं, तो समाज की नई जानकारी देता है। खाना बनाना कोई सीख रहा है, कोई रील्स बनाना सीख रहा है, तो ये मीडिया का कुछ ना कुछ प्रभाव तो हम पर पड़ेगा ही, अगर हम दिन भर फ़ोन चला रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो ना। तो ये होते हैं मुख्य साधन जो कि हमारे समाजीकरण के लिए हमें समाज में ढलना सिखाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण। अब निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे कि समाजीकरण में हमें मनुष्य बनाता है। समाजीकरण जो है हमें मनुष्य बनाता है, वरना हम जंगल में टार्जन ही रह जाते। मतलब जैसे आपने देखा होगा जानवर लोग कैसे रहते हैं, उनकी कोई अपनी संस्कृति नहीं होती, उनका पहनावा ओढ़ावा सब कुछ कैसे होता है ना। और मनुष्य जो है इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, तो ये सब किसकी वजह से, समाजीकरण की वजह से। समाजीकरण में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इतनी सारी कुछ सीखे जिससे हमारे देश का विकास हो रहा है, तो यही सब होता है समाजीकरण। अब वो कुत्ता बिल्ली जो हैं, जानवर लोग, ये तो कोई रचना कर नहीं रहे हैं, समाज का इससे कुछ विकास हो नहीं रहा। यानी जो तकनीकी विकास वगैरह है ये तो मनुष्यों द्वारा ही संभव है, और जो कि समाजीकरण के द्वारा इसका पूरा होता है।
इस क्लास में आप सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, कोई चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। सभी चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ देखेंगे। बहुत ही इजी तरीके से पूरा जरूर देखिए क्लास को, जिससे पूरा सिलेबस आज आपका कवर हो जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है और इसके प्रकार बताइए ना। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, सोचिए पहले आप। नियंत्रण का मतलब होता है कि रोकना। नियंत्रण का मतलब रोकना। अब आइए आगे देखें, आंसर आप समझ जाएंगे खुद ही, इतना बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो देखिए, समाज भी एक सुरक्षा गार्ड कंपनी है। कैसे, समझिए। देखिए, कोई गलत काम करेगा तो तुरंत एंट्री डिनाइड। मतलब समाज में सब कुछ लोग एक दूसरे से चूँकि जुड़े होते हैं, तो उनके व्यवहार, उनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, वो सभी समाज में क्या होता है, नोट किया जाता है। जैसे आपका रिजल्ट निकला, अब समाज यानी आपके जो भी रिश्तेदार, दोस्त, पास पड़ोसी हैं, सब को रहता है कि हाँ रिजल्ट निकला, कितने नंबर आए। तो ये सुरक्षा गार्ड ही तो हुआ, आपका इतना रिकॉर्ड रख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये सभी क्या हो गया, आपका जो है सभी काम को नोटिस करते हैं। समाज जो है हमारा, अगर हम समाज में रह रहे हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो हर समय हम पे नज़र रखता है। कुछ नहीं तो आपके घर वाले ही रखते हैं ना। तो समाज एक सुरक्षा गार्ड कंपनी की तरह होता है कि कोई गलत काम करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा ना। परिभाषा ये देखते हैं कैसे एग्जाम में लिखना है परिभाषा आपको। तो आप लिखेंगे सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है। सामाजिक नियंत्रण भी एक प्रक्रिया होती है जिससे समाज के व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि इसमें समाज हमें बताता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इसी को, हमारे आचरण को नियंत्रित करना, बुरे कामों से हमें रोकना, यही होता है सामाजिक नियंत्रण। इसके प्रकार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रकार होते हैं सामाजिक नियंत्रण के। तो सामाजिक नियंत्रण के प्रकार होते हैं दो तरह के, एक अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक का मतलब यही कि जिसमें रीति रिवाज और परंपरा और परिवार की डांट, इन सभी से हमें नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा होता है औपचारिक। औपचारिक में हमारी कानून व्यवस्था, पुलिस, न्यायपालिका जो भी हैं, ये हमारे व्यवहार को, हमें बुरे कार्यों से बचाने के लिए ये दो प्रकार के हम पर नियंत्रण किया जाता है। पहला अनौपचारिक में हमारे घर परिवार, रीति रिवाज। दूसरा जो है कि अगर कोई ज़्यादा मनमानी कर रहा है तो फिर कानून और पुलिस जो है अपना नियंत्रण बनाता है। पहले तो घर परिवार वाले समझाएंगे, फिर भी अगर इंसान को कोई है उसे गलत रास्ते पर चलना है ना, तो फिर वो पुलिस और कानून का सहारा लिया जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे कि रोड पर जोर से शोर करना, शोर होता है तो पुलिस आएगी ना नियंत्रण करने के लिए, आखिर क्या हुआ है। और गली में खाना बिना पूछे खाओ, पड़ोसी गॉसिप शुरू कर देंगे। तो पुलिस जो है ये क्या हमारा औपचारिक है, और गली में अगर पूछे आप पड़ोसी वगैरह कोई नियंत्रण बनाने का प्रयास करते हैं तो ये अनौपचारिक होता है। अब निष्कर्ष में क्या लिख देंगे, निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण समाज का पासवर्ड है ना। बिना इसके व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। हमें समाज में रहना है तो समाज के अनुसार ही कार्य करना होगा, वरना तो फिर आगे अनुचित व्यवहार करने वालों का, अनुचित कार्य करने वालों के लिए कानून व्यवस्था बनाई ही गई है ना। यही आप निष्कर्ष में लिख देंगे। आइए देखते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। सभी चैप्टर से चूँकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए हम लॉन्ग आंसर के हिसाब से आपको आंसर समझा रहे हैं, जिससे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट, सब कुछ आपका इसी में कवर हो जाए। यानी पूरा चैप्टर समझ लीजिए आपका कवर हो जा रहा है इसी में, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके कारण और बाधाएं बताइए। ये सभी आपका पूरा सिलेबस समझ लीजिए कवर हो रहा है। सबसे पहले आपको बताना है आखिर समाज में जो परिवर्तन है वो क्या होता है, और फिर इसका कारण बताना है कि आखिर परिवर्तन क्यों हो रहा है और इसमें क्या क्या बाधाएँ हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन। तो समाज भी एक सॉफ्टवेयर है, कभी ना कभी अपडेट चाहिए होता है, हर चीज़ को अपडेट चाहिए होता है। कभी पेज या सामाजिक परिवर्तन है। तो अपडेट का मतलब क्या होता है, परिवर्तन ही होता है ना अपडेट का मतलब। तो परिभाषा कैसे आप लिखेंगे एग्जाम में
कि सामाजिक परिवर्तन यह भी एक प्रक्रिया ही है। अभी तक हम कितनी प्रक्रियाओं को पढ़े हैं समझ लीजिए। समाजीकरण पढ़ा है हमने, सामाजिक नियंत्रण पढ़ा है जो कि वो भी एक प्रक्रिया है। अब सामाजिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं जो कि ये भी एक प्रक्रिया ही है, जिसमें समाज की संरचना, नियम और व्यवहार के साथ साथ बदलते हैं। अब आइए कारण देख लेते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो समाज में परिवर्तन आने का पहला कारण जो है वो है औद्योगिकीकरण ना, और दूसरा है नगरीकरण। शहर और गांव का अलग अलग नियम है, उसी हिसाब से परिवर्तन होता है समाज में। और शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि से समाज में बहुत परिवर्तन हो रहा है। और वैश्वीकरण। अब जैसे कि क्वेश्चन में बाधाओं को भी पूछा गया है कि आखिर समाज में जो परिवर्तन में बाधाएं आ रही हैं, या फिर समाज कैसे जो है कि पूरा अभी तक तो चेंज हो जाता अगर इस तरह से होता, लेकिन कुछ बाधाएं हैं जिससे कि अभी भी समाज में बहुत सारी पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बाधाएं क्या क्या हैं? पारंपरिक सोच, लोगों की जो पारंपरिक सोच है पुराने ज़माने के हिसाब से कुछ लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ों को मानते चले आ रहे हैं। दूसरा है आर्थिक असमानता, सब लोग तो परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। अब जिनके पास पैसा है वो तो हर चीज़ उनके लिए संभव है तुरंत, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए थोड़ा हर चीज़ नामुमकिन सी लगती है। अब तीसरा जो है वो राजनीतिक प्रतिरोध। राजनीति में जो है बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिससे कि लोगों को ऐसे हर चीज़ परिवर्तन करना संभव नहीं लगता। और तकनीकी अभाव। अब एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि गांव में स्मार्टफोन, युवा परिवर्तन की ओर। अब हर जगह जो है स्मार्टफोन है, ये तकनीकी विकास की वजह से हुआ है, तो ये भी एक परिवर्तन हो गया ना। अब दूसरा है बुजुर्ग, अब भी हमारे समय में ऐसा नहीं था बोलते हैं, यानी जो हमारे पुरानी पीढ़ियां हैं वो तो फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि फ़ोन अभी अभी आया है, तो इसलिए ये जो है समाज में परिवर्तन हो गया है, तो इसी को कहा जाएगा सामाजिक परिवर्तन। निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे कि सामाजिक परिवर्तन जरूरी है लेकिन संतुलित गति से होना चाहिए। समाज में संतुलन बहुत ज़रूरी होता है, वो चाहे विज्ञान हो, तकनीक हो, कुछ भी चीज़ें हो, संतुलन हर चीज़ में होना आवश्यक है। अति की कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। अब हम देखने वाले हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं हम, जिसमें कि पूछा गया है सामाजिक संरचना और भूमिका की भूमिका और स्थिति। सामाजिक संरचना में जो भूमिका और स्थिति दो शब्द हैं, इनका क्या अर्थ होता है। सबसे पहले समझेंगे सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना जो है कंकाल की तरह होती है, हड्डी जिसे कहते हैं ना। अभी भी केवल समझा रहे हैं, कैसे एग्जाम में लिखना है आगे देखेंगे। फिर भूमिका क्या होती है, भूमिका और स्थिति। भूमिका जो है वो मांस की तरह होती है और स्थिति जो है त्वचा की तरह होती है। फिर से एक बार समझिए, संरचना का मतलब कंकाल, हड्डी, और भूमिका जो है वो मांस की तरह होती है और स्थिति जो है वो त्वचा होती है। अब आइए समझते हैं। देखिए परिभाषा कैसे आप लिखना है कि स्थिति जो है वो व्यक्ति का स्थान है, यानी जैसे वो जन्म लिया है जिस फैमिली में, वो उसकी स्थिति होती है, उसका स्थान होता है, जन्म या अर्जित। और भूमिका क्या होती है, उस स्थान से अपेक्षित व्यवहार। अब स्थिति और भूमिका, इन दोनों का उदाहरण से आप समझिए क्या अंतर होता है। जैसे स्थिति, डॉक्टर स्थिति, इलाज करना भूमिका। डॉक्टर वो है तो वो एक स्थिति हो गई। जैसे आप किसी भी पद पे हैं तो आपकी वो स्थिति हो गई, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कुछ भी हैं, लेकिन उसका कर्तव्य क्या है, वही भूमिका होती है। उसका कर्तव्य क्या होता है, इलाज करना, उसका कार्य क्या है, इलाज करना, तो वो उसकी भूमिका हो गई। अब दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे छात्र है, छात्र हूँ, ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी स्थिति है, लेकिन कक्षा में पढ़ना ये मेरी भूमिका मानी जाती है। जो भी कार्य है हमें करना है, जो भी हमारा कर्तव्य है, वही भूमिका कहलाता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में क्या आपको आंसर लिखना है। निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि स्थिति और भूमिका से ही समाज में सामंजस्य और शांति बनी रहती है, यानी समाज को पता रहता है एक हिसाब से उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे समाज में जो है शांतिपूर्ण वातावरण रहता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही हों डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी इतने अच्छे से तरीके से कराई जाएगी जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो आज की इस क्लास में आप पढ़ाई से बोर होने वाला जो एक शब्द है ना, इसे भूल जाओगे, क्योंकि ये कोई कहने की बात नहीं है। आप पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर और सभी चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आपको तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करना है, जिससे आप कम समय में सारे सिलेबस को कवर कर पाएँ और बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएँ। तो लास्ट तक देखिए क्लास को। आइए शुरू करते हैं क्लास। और अगर आपको क्लास समझ आती है, सारे आंसर अच्छे से याद हो जाते हैं पूरी क्लास देखने के बाद, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिए। ऐसे ही आसान तरीके से हमने आपके सारे चैप्टर जो है आपके सब्जेक्ट हैं उसे कंप्लीट कराया है। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप इसी तरह से रिस्पांस देते रहे तो हम किस तरह कैसे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस दे पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि समाज के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, समाज शास्त्र के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। यानी हमारा जो समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट है, हम जो पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम इसे पढ़ते क्यों हैं ना। तो सबसे पहले ट्रिक को देखेंगे, फिर एग्जाम में आंसर आपको कैसे लिखना है, चाहे लॉन्ग में आ जाए चाहे शॉर्ट में आ जाए, उसको देखेंगे। तो पहले आप समझिए समाजशास्त्र का मतलब। तो समाजशास्त्र का मतलब क्या होता है कि समाज की नब्ज को पकड़ना, ताकि हम जान सके कहाँ दबाव है। अब आप ये भी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन पहले समझिए कि समाजशास्त्र क्या होता है। ये एक ऐसा शास्त्र है, समाज में जितने भी लोग हैं, उस समाज की संरचना जो है, समाज में जो भी कार्य हो रहा है और जो भी समस्याएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। यानी समाज को अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है उसी को कहा जाता है समाजशास्त्र। ये आप परिभाषा लिख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन में जो है उद्देश्य पूछा गया है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है। आइए समझते हैं उद्देश्य को। तो उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे कि समाज की संरचना और कार्य का अध्ययन करना। यानी समाज की जो संरचना है, समाज किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसी को कहा जाता है संरचना। अब समाज कुछ लोगों के समूह और जो है संबंध और हमारी परंपरा संस्कृति है, यही सब मिलकर एक समाज बनता है। और इसका कार्य जो भी है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के बारे में। यानी परिवार का क्या कार्य है, विवाह क्या क्या महत्व है, ये सभी समाज के कार्य हो गए। तो पहला पॉइंट आप याद कीजिए कि समाज का उद्देश्य, समाजशास्त्र पढ़ने का उद्देश्य ये है कि समाज के बारे में अध्ययन करना, जो कि संरचना कार्य पहला हो गया। दूसरा सामाजिक समस्याओं की पहचान और समाधान। हमारे समाज में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि गरीबी हो गया, भ्रष्टाचार, अपराध, ये सभी समस्याएं हैं समाज की, तो इन सभी को पहचानना और साथ ही इसका समाधान करना। दूसरा ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए समाजशास्त्र का पढ़ने का। 2 उद्देश्य हो गए। तीसरा उद्देश्य हो गया सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन का विश्लेषण। समाज में नियंत्रण जैसे कानून, व्यक्ति को व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, और हमारे परिवार से हमें जो सीख मिलती है, ये सभी जो है तीसरा कार्य है समाजशास्त्र के अध्ययन करने का। चौथा जो है वो सामाजिक परिवर्तन और विकास का अध्ययन। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि समाजशास्त्र में आपके जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वही आप लिख सकते हैं कि ये जो है समाजशास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य होता है। अब एक एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे गांव में जो है सोसाइटी एनालिसिस करने पर निष्कर्ष में आप लिख दीजिए समाजशास्त्र समाज को समझने और सुधारने का विज्ञान है।
समाजशास्त्र में अंतर्गत हम अपने समाज के बारे में पढ़ते हैं, समाज की सभी चीज़ों को जानते हैं, कार्य व्यवहार परिवर्तन सभी चीज़ों के बारे में, और इसी को एक सब्जेक्ट के रूप में जिसे कि समाजशास्त्र कहा जाता है। तो ये तो हो गया कि समाजशास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। शॉर्टकट में समझिए, क्या क्या जानने के लिए, समाज की संरचना को जानने के लिए, कार्य को जानने के लिए, इसकी समस्या को जानने के लिए ही हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं, ताकि समाज के बारे में सभी जानकारी हमें मिल सके। यही होता है समाजशास्त्र। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है सामाजिक व्यवस्था का अर्थ और महत्व समझाइए। सामाजिक व्यवस्था आखिर होता क्या है, इसका अर्थ बताना है, उसके बाद महत्व बताना है, आखिर इसका सामाजिक व्यवस्था का क्या महत्व होता है। तो समाज में जो भी नियम और संस्थाएं हैं वैसे हैं जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, बिना इसके, जैसे कि ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उसी तरह समाज में कुछ नियम और संस्थाएं बनी होती हैं। इसी को कहा जाता है सामाजिक व्यवस्था। यानी सामाजिक व्यवस्था समाज के नियम और संस्थाएं हैं। नियम के अंतर्गत आप देखेंगे, जैसे हमारा संविधान में नियम है, उसे कहा जाएगा नियम। छोटे मोटे बहुत से नियम हैं, जैसे ट्रैफिक नियम, हर चीज़ में पढ़ाई का कुछ नियम है, स्कूल का कुछ नियम है। संस्थाएं मतलब यही कि हमारा विद्यालय, परिवार, इन सभी चीज़ों को एक संस्था कहा जाता है। उत्तर कैसे लिखना है एग्जाम में, उसको देखिए। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था समाज में नियमों और संस्थाओं का स्थायी ढांचा है। यानी सामाजिक व्यवस्था का मतलब नियम और संस्था दोनों मिलकर ही क्या बन जाती हैं, समाज की व्यवस्था बन जाती हैं। अब महत्व देखिए कि आखिर समाज में जो है सामाजिक व्यवस्था का होना क्यों ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो क्या होगा। तो समाज में शांति और अनुशासन बनाए रखना, समाज में जो है शांति बनी रहे इसीलिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, सभी को अधिकार मिले, लड़ाई झगड़े ना हो ना, नहीं तो जिसके पास से बहुत ज़्यादा पावर है वो सब पर कब्जा करेगा और किसी की मनमानी नहीं चलने देगा। तो किसी की मनमानी ना चले इसीलिए कुछ नियम बनाए गए हैं। पहला महत्व तो ये हो गया। दूसरा महत्व क्या है कि सामाजिक नियम जो बनाए गए हैं और जो संस्था है, सामाजिक सहयोग और सहयोग की भावना को बढ़ाया जाता है। व्यक्तियों की अपेक्षाएं और कर्तव्य स्पष्ट करना, जो व्यवस्था है ये बताई गई है कि हाँ किसका क्या कर्तव्य होता है, नागरिक का क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या कर्तव्य है ना। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि पंचायत का निर्णय गांव में कानून की तरह होता है ना। यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं हमारी प्रशासन से जुड़े, वो सभी क्या एक कानून की तरह, उसी को नियम कहा जाता है। निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे, जैसे कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है उसमें नियम लिखना होता है। आप लिख देंगे कि सामाजिक व्यवस्था समाज को सुव्यवस्थित बनाती है। समाज की जो व्यवस्थाएं हैं ये समाज को शांतिपूर्ण तरीके से चूँकि बनाए रखने का प्रयास करती हैं, इसीलिए कहा जाता है इसे सुव्यवस्थित। व्यवस्था जो होती है वो किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित बनाने के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करिए और कमेंट जरूर से कीजिए, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए चलिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि प्रमुख समाजशास्त्रियों के योगदान। तो समाजशास्त्र के पिताजी, उत्तर में आप लिखेंगे, जिन्होंने सोसाइटी के रूल्स समझाए। यानी समाजशास्त्री क्या होता है, कुछ लोग हैं जो समाजशास्त्र में समाज को बहुत ही एनालाइज करने के बाद कुछ रूल्स बताए हैं, हमें रूल्स समझाने के लिए एक शास्त्र बनाया है, जिसे जो आपका सब्जेक्ट है समाजशास्त्र। तो इसमें समाजशास्त्रियों का क्या योगदान है, कौन कौन से समाजशास्त्र के प्रमुख जो हैं समाजशास्त्री हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले याद आता है काम्टे, जो कि जनक कहे जाते हैं समाजशास्त्र की। क्वेश्चन में आपके MCQ बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो समाजशास्त्र का जनक जो है काम्टे को कहा जाता है। दूसरा आ जाते हैं कार्ल मार्क्स, जो कि वर्ग संघर्ष और समाज में आर्थिक समानता के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया है, तो इनका ये योगदान है। चूँकि थर्ड आ जाते हैं आपके प्रमुख अर्थशास्त्री, जो कि डार्विन है। डार्विन ने क्या कहा कि समाज में बदलाव और विकास का अध्ययन। उसके बाद आता है
पार्ट्स यानी सामाजिक प्रणाली और भूमिका की स्थिति सिद्धांत, पांस ने दिया है, पर्सन्स ने। और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मार्ग का अध्ययन। इन समाजशास्त्रियों ने समाज को समझने के लिए आधार बनाया है। निष्कर्ष में आप इस तरह से लिखेंगे। ये हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहे हैं, शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप कम शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आता है कि भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या होता है। भारत में जो औद्योगिक, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण होता क्या है ना, तभी तो आप बता पाएंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो गांव से शहर की ओर, ये क्या कहलाता है, नगरीकरण। नगर यानी शहर समझिए आप। तो जब लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं तो इसी को कहा जाएगा कि नगरीकरण। और औद्योगिकीकरण क्या होता है, अब ये समझिए। तो औद्योगिकीकरण का मतलब होता है जैसे कोई नई फैक्ट्री खुली है, उसे ही कहा जाएगा कि औद्योगिकीकरण। और नगरीकरण, गांव से शहर की ओर लोग, न्यू कल्चर, न्यू सोशल प्रॉब्लम। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जो लोग गांव से शहर जाते हैं, और औद्योगिकीकरण जो कि है, इन सभी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक प्रभाव, तो पारिवारिक संरचना में बदलाव। इससे क्या होता है कि समाज में जो संरचना है इसमें बदलाव होता है। और पारिवारिक संरचना में बदलाव, कुछ लोग हटेंगे, इधर उधर होंगे तो संरचना बदलेगी ही, कुछ लोग कम होंगे, ज़्यादा होंगे। बेरोजगारी, अपराध में वृद्धि होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहाँ रोजगार की समस्या पैदा होगी, अपराध में वृद्धि होगी। और जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, उन्हें क्रोध आएगा, आक्रोश पैदा होगा, तो अपराध में कमी होगी ही, वो नियम का उल्लंघन करेंगे ना। उसके बाद आता है शिक्षा और स्किल की आवश्यकता बढ़ी। शहर में और चाहे गांव हो, कोई भी रोज़गार हो, आपकी कुछ ना कुछ स्किल और एजुकेशन तो चाहिए ही होगा, बिना इसके काम कहाँ होने वाला है ना। तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण दोनों में है जो शिक्षा और स्किल की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, जैसे गांव में छोटे बच्चे अर्बन जॉब के लिए, गांव के जो बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो छोटा मोटे बच्चे भी जो होते हैं वो काम करने उन्हें जाना पड़ता है ना। निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण समाज में दोनों बदलाव लाते हैं, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ें हों वो। अब आता है कि शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन में योगदान, जो एजुकेशन होती है इसका समाज में शिक्षा से क्या परिवर्तन आता है, यानी शिक्षा जो है वो समाज में किस तरह से परिवर्तन, यदि सभी लोग शिक्षित हो जाएं तो समाज में क्या परिवर्तन होगा, क्या योगदान है, ये बताना है। तो शिक्षा समाज का सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी अपडेट का मतलब परिवर्तन लाता है। कैसे, ये समझिए। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है शिक्षा का, कि सामाजिक जागरूकता बढ़ती है। यदि व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे तो उनमें जागरूकता होना स्वतः ही। अब दूसरा जो है लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना। अगर लैंगिक यानी स्त्री पुरुष में जो भेदभाव है, ये असमानताएं जो फैली हैं ये कम होती हैं। तीसरा, रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान। जब सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा, जिससे कि आर्थिक विकास होगा। एग्जाम्पल समझिए कि लड़कियों को शिक्षा, एम्पावरमेंट, लड़कियां जो है शिक्षित होंगी, जिससे कि और भी ज़्यादा आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की मुख्य कुंजी है, यानी शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन करना संभव होता है। अब आ जाता है अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भ्रष्टाचार और समाज में इसका प्रभाव। आखिर भ्रष्टाचार क्या होता है और समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो भ्रष्टाचार जो आप समझ लीजिए कि एक डिसीज़ यानी बीमारी की तरह होता है। कैसे, समझिए आगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भ्रष्टाचार होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि आगे इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार क्या होता है, आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लॉन्ग शॉर्ट किसी भी तरह के प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर्स से और आपके पूरे सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं सभी से बहुत कुछ हमने निष्कर्ष निकाला, तब जाके ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, अगर बहुत ही अच्छे नंबर चाहिए तो बहुत ही इजी तरह से आपको समझाएंगे, जिससे पूरी क्लास खत्म होते होते आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो याद हो जाएंगे। तो
अगर क्लास पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं चैनल को, और हम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं ना। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्जाम में, वो है कि सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासेस हैं, आप जाके चेक करिए, ये हम उसके आगे का बता रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामाजिक समस्या क्या होती है, समाज में हमारी जो जो समस्याएं चल रही हैं मेनली उन्हीं को आपको लिखना होता है। सबसे पहले समझिए कि समस्या क्या होती है। जैसे समाज जो है वो ट्रैफिक है, समस्याएं जैसे कि जाम, और अगर समाधान नहीं किया गया तो सब गड़बड़। जैसे कि आप देखते होंगे कि ट्रैफिक लगता है ना, ट्रैफिक में मुख्य समस्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। उसी तरह समाज जो है उसमें भी कुछ समस्याएं आती हैं, तो अगर इनका समाधान नहीं किया जाएगा तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ट्रैफिक में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई तो अगर उसका समाधान ना किया गया तो कितना बड़ा गड़बड़ हो सकता है। वैसे भी समाज में कुछ समस्याएं हैं, अब समाज की मुख्य समस्या क्या है आपको समझना है, तभी आप आगे इस आंसर को लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मुख्य समस्या में आप सबसे पहले लिखेंगे कि गरीबी। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे समाज में कितने लोग हैं अभी जो हैं 90% के से ऊपर कह लीजिए या फिर नीचे, जो कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। गरीबी बहुत ही ज़्यादा हमारे इंडिया में है। पहली समस्या ये हो गई। दूसरी है कि बेरोज़गारी। आजकल जो है कि बहुत ही स्किल्ड और एजुकेटेड लोग भी बेरोज़गार रहते हैं, ये दूसरी समस्या है। गरीबी बेरोज़गारी दोनों में बड़ी की मात्रा है, इस तरह से आप इसको याद रखिए कि अगर बेरोज़गार नहीं होगा तभी तो लोग गरीब होंगे। तो ये दो समस्या हो गई। तीसरी समस्या जो है कि अपराध। अगर समाज में बेरोज़गारी रहेगी, गरीबी रहेगी, तो व्यक्ति को जाहिर सी बात है कि अशांति फैलेगी, व्यक्ति को क्रोध आएगा तो वो अपराध भी करेगा, समाज के नियमों का उल्लंघन ही करेगा। उसके बाद आता है महिला उत्पीड़न। महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है ये एक समाज की समस्या है। हालांकि अभी तो इसमें सुधार है, लेकिन पहले के टाइम में ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। पांचवा जो है वो कि है बाल विवाह और बाल श्रम। बाल विवाह का मतलब जो कम समय में कम एज में ही शादी करा दी जाती है, और बाल श्रम का अर्थ ये होता है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ने की उम्र है, उस उम्र में वो उन्हें काम करना पड़ता है गरीबी की वजह से। और फिर हमारी समस्या जो आ जाती है समाज में वो है कि जनसंख्या वृद्धि। हमारे समाज में जो है जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बहुत से कारण हैं, शिक्षा के अभाव होने से। अब जब लोग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार कम होगा और बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो जनसंख्या वृद्धि जो है, अब उदाहरण से समझिए। उदाहरण जैसे कि बाल श्रम, शिक्षा में बाधा। अब जैसे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की जगह बेचारे काम करने जा रहे हैं, तो वो पढ़ाई पे ध्यान कैसे दे पाएंगे। इसीलिए हमारे समाज में जो है वो गरीबी की समस्या बनी हुई है। उसके बाद आता है कि साइबर अपराध, नई चुनौतियाँ। ये भी एक समाज की बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद हो गया। उसके बाद आ जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिख दीजिएगा कि समाज की समस्याओं का समाधान करना जरूरी है, तभी तो हमारा देश जो है वो आगे विकास कर पाएगा ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि धर्म और समाज क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। इस टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इस क्लास को अगर पूरा देख लेते हैं तो ना 80% आपका सिलेबस कवर होगा। सिलेबस तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है इसी के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धर्म क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे। धर्म क्या है कि समाज की नैतिक दिशा, मार्गदर्शन भी करता है और नए नियम भी बनाता है। अब हमारे समाज में मुस्लिम का अलग धर्म होता है, हिंदू का सनातन धर्म होता है, उनका इस्लाम धर्म होता है। तो आखिर धर्म बनाया क्यों गया है? धर्म इसलिए बनाया गया है क्योंकि धर्म हमें नैतिक दिशा दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, और इसमें कुछ नियम हैं। आगे आप देखिए आंसर बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो परिभाषा क्या लिख देंगे कि धर्म की परिभाषा विश्वास और रीति रिवाज का जो समूह है। विश्वास और रीति रिवाज मिलकर ही हमारे क्या बन जाते हैं, धर्म बन जाता है। विश्वास का मतलब कि हर धर्म का किसी न किसी जैसे ईश्वर पर विश्वास ना, ये एक विश्वास हो गया। और रीति रिवाज क्या होता है
हमारे समाज में जो भी रीति रिवाज बनाए गए हैं, जैसे विवाह हो गया, हमारे व्रत त्यौहार हो गए, ये हमारे रीति रिवाज हैं ना। इन दोनों से मिलकर ही हमारा धर्म बनता है। और धर्म और समाज का संबंध देखते हैं। देखो, सामाजिक नियंत्रण और नैतिक मार्गदर्शन। अब धर्म जो है हमें रोकता है अनैतिक कार्य करने से, अनैतिक व्यवहार करने से। इसीलिए जो है समाज में धर्म का होना बहुत ही आवश्यक है। ये हमें हमारे व्यवहार पर नियंत्रण लगाता है, हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब धार्मिक परिवर्तन क्या होता है समझिए, यानी हमारे धर्म में क्या परिवर्तन हो रहे हैं इस समय, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में, जो भी कहिए। तो आधुनिक जो धार्मिक परिवर्तन है वो आधुनिकता और वैश्वीकरण से बदलाव। यानी ये समझिए, वैश्वीकरण यानी हमारे देश के जो लोग हैं वो दूसरे देशों के देश से, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे मिलने जुलने, बोल चाल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे कि उनके धर्म में भी बदलाव आता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे मंदिर के रीति रिवाज और सोशल मीडिया कैंपेन। इंसान जो देखता है वही कुछ सीखता है। वैश्वीकरण का मतलब होने से वैश्वीकरण के हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इससे हमारे धर्म में कुछ बदलाव तो देखने को मिलेगा ही। अब आप सबसे लास्ट में आंसर के लिख देंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो निष्कर्ष ज़रूर से लिखना है। परिभाषा एक हेडिंग डाल देंगे, एक धार्मिक परिवर्तन डालेंगे, एक डाल देंगे निष्कर्ष। इस तरह से आप, अगर आपको कॉपी लिखने का प्रॉपर तरीका चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास पे लाएंगे। आप बस कमेंट्स करिए, सभी क्वेश्चंस के आपका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आगे देखते हैं, धर्म और समाज को मूल्य देता है लेकिन सख्त नियम बदलने चाहिए ना। धर्म जो होता है वो समाज को मूल्य देता है, इसलिए धर्म जो है बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसमें कुछ नियम हैं बहुत ही सख्त हैं, जो कि उसमें परिवर्तन भी करना चाहिए। अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती है। हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। अब हम देखेंगे अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अब नंबर पे मत जाइएगा, यहाँ नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है। गलत नहीं हुई है, मतलब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके थे तो उसको हम आज की इस क्लास में शामिल नहीं किए हैं। उन भी क्वेश्चन जो भी बताए हैं उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एक बार। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी बुक को बहुत ही आसान तरीके से हमने कंप्लीट कराया हुआ है। आइए देखते हैं परिवार और विवाह क्या होता है। सबसे पहले परिवार को समझेंगे ना, परिवार क्या होता है। और परिवार और विवाह जो है वो समाज के नेटफ्लिक्स सीरीज जनरेशन में नया सीज़न आता है। कैसे, आइए आगे समझें। परिभाषा आप क्या लिख देंगे एग्जाम में कि परिवार सामाजिक इकाई। परिवार एक क्या होता है, समाज की इकाई होता है। यानी परिवार से ही मिलकर हमारा क्या बनता है, समाज बनता है, जहाँ लोग आपस में जुड़े होते हैं। परिवार में लोग आपस में जुड़े होते हैं। और विवाह क्या होता है, सेनेक्टेड यूनिक, संतति और सामाजिक स्थिरता के लिए विवाह। अब प्रकार समझिए, विवाह जो है दो लोगों का मिलन में होता है, मेनली सभी जानते हैं। परिवार में माता पिता रक्त संबंधों द्वारा सब लोग बंधे होते हैं, ये होता है परिवार। और विवाह में संतति और सामाजिक स्थिरता के लिए विवाह किया कराया जाता है। अब परिवार जो होते हैं वो एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार, एक होता है विस्तृत परिवार। अब विवाह भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मेनली। एक होता है कि एक पत्नी और एक पति, एक होता है एक पति एक पत्नी की अधिक पत्नियां। तो विवाह दो तरह का होता है, परिवार तीन तरह का होता है। अब एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही आसान है, 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। तो गांव में जो स्मार्टफोन है अब चलने लगा है, सभी जगह स्मार्टफोन है, तो ये एक परिवर्तन ही हुआ। क्यों परिवर्तन माना जाता है, गांव में जो बुजुर्ग हैं वो अब भी कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं था, और सच में नहीं था। तो जो फ़ोन आया है वो तो समाज में एक परिवर्तन ही हो गया ना। तो इसे ही कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन जरूरी है लेकिन संतुलित गति से होना चाहिए, जो कि है कि सामाजिक असमानता और सामाजिक गतिशीलता को समझाइए। सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिक असमानता क्या है, फिर गतिशीलता। मेनली दो चीज़ों को समझेंगे, असमानता और गतिशीलता। तो समाज क्या होता है, समझ लीजिए केक की तरह है, लेकिन सभी को बराबर
टुकड़ा नहीं मिलता है, इसी को कहा जाता है असमानता। किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, समान रूप से नहीं मिला, यही है कि असमानता कहा जाता है। कैसे परिभाषा लिखना है ये देखिए। लोगों के बीच असमान अवसर और संसाधनों का असमान वितरण ही क्या कहलाता है? सामाजिक असमानता कहलाता है। अब किस तरह से समाज में असमानता की जाती है? जाति के आधार पर उच्च जात, निम्न वर्ग जाति, ये बटे हुए हैं ना। वर्ग के आधार पर पैसा वाले, गरीब, लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष, क्षेत्र के आधार पर गांव शहर ना। अब गतिशीलता को समझेंगे। तो गतिशीलता का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की ओर शिक्षा और पेशे से समाज में गतिशीलता आती है। उदाहरण समझिए, जैसे गरीब बच्चा है, पढ़ लिख कर मेहनत करके अधिकारी बनता है, इसी को कहा जाता है कि गतिशीलता। उसके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, जो गति हुई है, तीव्र गति से जो वृद्धि हुई है, यही होता है गतिशीलता। अब जैसे आप मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही जीवन में, वही कहा जाता है कि गतिशीलता। निष्कर्ष आप क्या लिख देंगे कि असमानता कम करना समाज के संतुलन के लिए जो है ज़रूरी होता है, गतिशीलता। क्योंकि अगर समाज में गतिशीलता होगी तभी तो गरीबी का निवारण हो पाएगा ना। आज की इस क्लास में आप देखेंगे वे फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे कि आप क्लास लास्ट ख़त्म होते होते आपको सारे आंसर याद भी हो जाएं। इसके लिए आपको क्लास को पूरा देखना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना है, और साथ ही और भी इम्पॉर्टेंट क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट जाकर चैनल पर ज़रूर से चेकआउट करिए। आइए देखते हैं सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस कोई ऐसे वैसे नहीं है, आपके क्वेश्चन पेपर से और मॉडल क्वेश्चन पेपर से और सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट के तो ये क्लास आज की आपके सामने रखी गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। आपको पूरी क्लास को ध्यान से देखना है, किसी डाउट के लिए कमेंट जरूर से करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है आपके समाजशास्त्र वो की है, सामाजिक संरचना के घटक कौन कौन से हैं? हमारे समाज की जो संरचना है, हमारा समाज जो एक कैसे तैयार हुआ है, कैसे बना है, किन किन चीज़ों से बना है हमारा समाज। घटक मतलब किन घटकों से मिलकर हमारा समाज का निर्माण हुआ है। आंसर देखिए, सब कुछ बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। तो ऐसा इजी तरीका आपने कहीं भी पढ़ने का नहीं देखा होगा, बस समझने की आपको देरी है। तो समाज की संरचना का मतलब क्या है? सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, इसके बिना कोई भी काम नहीं चलता, काम भी नहीं चलता है। कैसे? उत्तर कैसे आप लिखेंगे ये समझिए, वो तो आपको समझाने का तरीका था। अब जैसे परिभाषा आप लिख देंगे कि सामाजिक संरचना वह ढांचा है ना जिसमें समाज के सदस्य अपने संबंध, भूमिकाएं और नियम के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। यानी समाज एक संरचना होती है, ये आप समझिए। संरचना क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ढांचे की तरह होता है। जैसे हमारा शरीर है, हड्डी, मांस, इन सब चीज़ों से बनकर मिलकर बना है ना, उसी तरह हमारा समाज भी जो है वो सदस्य, यानी हम जो लोग रह रहे हैं और इनकी भूमिका और कुछ नियम, हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति, इन सभी चीज़ों को, सदस्यों को, संस्कृति को, हमारी भूमिकाओं को मिला दिया जाए तो यही बन जाता है सामाजिक संरचना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि मुख्य घटक किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा समाज बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो 4 चीज़ों से है जो कि मिलकर हमारा समाज बनता है। पहला हो गया कि संस्था। संस्था क्या होती है समझिए। सामाजिक संस्था होती है जैसे कि परिवार हो गया, धर्म हो गया, शिक्षा, ये आता है संस्थाओं के अंतर्गत। समाज में ये संस्था कही जाती हैं। परिवार को समाज की दृष्टि से संस्था कहा जाता है, और धर्म को भी और शिक्षा को भी। पहला चीज़ तो व्यक्ति होंगे तभी तो समाज बनेगा, तो इसलिए पहला चीज़ आता है संस्था, एक घटक है। दूसरा जो है कि सामाजिक वर्ग और जाति। समाज में जो वर्ग हैं, जो जातियां बनी हुई हैं, वर्ग का मतलब जो है गरीब अमीर जो बटे हैं, और जाति का मतलब ऊंच नीच जाति जो हैं। समाज में लोगों का होना
और जो हमारी जाति और वर्ग बना है, ये 2 चीज़ हो गई। फिर स्थिति और भूमिका। स्थिति वो होती है जैसे हमारी स्थिति है एक शिक्षक की, और हमारा भूमिका जो है वो है पढ़ाना आपको। तो जो कार्य हमारे द्वारा हो रहा है वो भूमिका होता है। स्थिति, हम जिस पद पर हैं उसे स्थिति कहा जाता है। 3 चीज़ें हो गई। अब 4th नंबर पे आता है नियम और कानून। हमारा समाज जो है, कुछ नियम और कानून है हमारे समाज में। ये स्थिति और भूमिका है, वर्ग, जाति है, संस्था है। इन 4 चीज़ों से ही मिलकर हमारा समाज बनता है। ये समाज की संरचना है, ये समाज के घटक हैं। उदाहरण समझिए, गांव में पंचायत, सामाजिक संस्था, परिवार, प्राथमिक संस्था। प्राथमिक संस्था का मतलब सबसे पहली जो संस्था है वो होती है परिवार। दूसरी संस्था जो है सामाजिक संस्था, वो होती है पंचायत। अब सामाजिक संरचना में जैसे कि एक घटक था संस्था, तो सामाजिक संस्था पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सामाजिक संस्था है क्या। थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इससे पूछा जाता है, जो कि 10 और 15 नंबर का होता है। आइए समझते हैं कि सामाजिक संस्था होता क्या है। सामाजिक संस्था, सोचो समाज में रूल कौन तय करता है, जो हमारे समाज में नियम बने हुए हैं ये कौन तय करता है, इसे ही कहा, वही सामाजिक संस्था है। यानी हमारे नियम जिसके द्वारा बनाए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि सामाजिक संस्था। हमारे परिवार के कुछ रूल होते हैं और स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, यानी जो नियम बनाता है वही संस्था कहलाता है, चाहे वो परिवार हो, धर्म हो, कुछ भी हो। आइए उत्तर देखें कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ना। तो उत्तर कैसे लिख देंगे, परिभाषा सबसे पहले आप देंगे। सामाजिक संस्था की परिभाषा देना है आपको सबसे पहले। कोई भी टॉपिक पूछे पहले आप उसका परिभाषा लिखेंगे, फिर प्रकार लिखेंगे, कुछ उदाहरण देंगे, निष्कर्ष देंगे। इस तरह से मिला के अगर आंसर लिखेंगे तो चाहे लॉन्ग है, शॉर्ट है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होगा आपको। परिभाषा क्या देनी है कि सामाजिक संस्था मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई स्थायी संगठन है। जो नियम होते हैं वो मानव के ज़रूरतों के हिसाब से तो बनाए जाते हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो नियम बनाए ही क्यों जाएं ना। तो आइए देखते हैं कि सामाजिक संस्था के प्रकार क्या होते हैं। पहला जो है कि हमारा परिवार, जब कोई जन्म लेता है तो सबसे पहले परिवार में ही होता है, फिर उसका विवाह होता है, फिर कुछ धर्म होते हैं हर जाति के कहिए या फिर अलग अलग धर्म होते हैं। और शिक्षा फिर एक ये भी संस्था मानी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा भी कुछ नियम बनाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के भी कुछ नियम हैं। हमारे राजनीति में भी बहुत सारे नियम हैं, राजनीति में तो नियम ही नियम है ना। इन सभी जो कि ये नियम बनाते हैं, इसीलिए इन्हें संस्था कहा जाता है। संस्थाओं के नाम एक बार फिर से आप रिवाइज करिए: परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति। इन्हीं चीज़ों से मिलकर हमारा समाज का संस्था बनता है। अब हम देखेंगे उदाहरण। मान लीजिए स्कूल जो है वो शिक्षा संस्था है, मंदिर जो है वो एक धर्म संस्था है, जहाँ पे रीति रिवाज कुछ बने होते हैं, हर मंदिर के कुछ परंपरा होती है, विश्वास होता है। सब धर्म के अलग अलग, कोई अल्लाह की पूजा करता है, कोई भगवान की पूजा करता है, कोई चर्च में जाके पूजा कर रहा है। तो ये सभी सबका धर्म बटा हुआ है ना। अब निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो समाज के नियम और अनुशासन बनाए रखते हैं। क्यों बनाया गया है सामाजिक संस्था? जिससे कि हमारे समाज में नियम अनुशासन बना रहे, सबको समान अवसर मिले आगे बढ़ने का, हमारा देश तरक्की कर सके। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे समाज के लिए ये संस्थाएं। अब हम आ चुके हैं अगले बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक नियंत्रण के साधन और महत्व बताइए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, फिर हम उसके साधन देखेंगे और उसका महत्व क्या है हमारे समाज में। आखिर सामाजिक नियंत्रण क्यों आवश्यक है ना। तो सामाजिक नियंत्रण समझते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि समाज में कुछ कानून और रीति रिवाज ऐसे हैं कि जैसे घर में दरवाजे और चाबी, बिना चाबी के तो दरवाज़ा खुल नहीं सकता, तो आपको चाबी की आवश्यकता है ना। उसी तरह हमारे समाज में जो है कुछ कानून और रीति रिवाज बनाए गए हैं, जिसके द्वारा ही समाज में नियंत्रण बनाए रखता है यही कानून और नियम। आगे देखिए, आप समझ जाएंगे। तो सामाजिक नियंत्रण की आप परिभाषा यही दे दीजिएगा कि समाज में सभी के आचरण व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए
रीति रिवाज और कानून बनाए गए हैं। इसी को कहा जाता है सामाजिक नियंत्रण, यानी समाज पर कुछ दबाव होना चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए समाज में। अब इसके साधन क्या क्या हैं, कैसे समाज में नियंत्रण आखिर रखा जाता है? तो दो तरह के होते हैं, जैसे कि आपने ऊपर भी देखा है कि कानून और रीति रिवाज ना, ये दो तरह के हो गए। तो एक होता है साधन औपचारिक तरीके से नियंत्रण करना, समाज में दबाव बनाना, रोक लगाना गलत कामों पर। ये एक होता है कि औपचारिक। औपचारिक में आता है हमारे जो अनौपचारिक में आता है रीति रिवाज। हमारे परिवार के कुछ रीति रिवाज हैं, माता पिता की डांट, आदतें, ये आती हैं अनौपचारिक के अंदर। औपचारिक में जैसे कुछ कानून बनाए गए हैं, पुलिस बनाई गई है, न्यायालय बनाए गए हैं। अगर आप गलत कार्य करते हैं समाज के विरुद्ध, जो कि समाज के नियम के विरुद्ध है, तो दो तरीके से आपको रोक पे लगाया जाएगा। पहले तो आपके परिवार वाले समझाएंगे, फिर भी नहीं माने तो फिर औपचारिक तरीके से कानून, पुलिस के द्वारा आप पर कार्यवाही की जाएगी ना। तो इस तरह से समाज पे नियंत्रण बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है कि सामाजिक नियंत्रण। फिर दूसरा जो है आ जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया था महत्व को, कि महत्व बताना है कि क्यों होना चाहिए, अगर ये ना हो तो क्या होगा हमारे समाज में, आखिर ये बनाया ही क्यों गया है ना। तो समाज में अनुशासन बनाए रखना, हर व्यक्ति अनुशासित हो, किसी का किसी पर मनमानी ना चले, सबको अपना जीने का, स्वतंत्रता का अधिकार मिले। इसलिए समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए समाज में नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। दूसरा महत्व क्या है, आपसी संबंधों को सुव्यवस्थित करना। तीसरा है अपराध और अनियमितता को रोकना। अपराध कम होगा, नहीं तो सब लोग मनमाना करने लगेंगे, कोई दबाव ही नहीं रहेगा उन पर तो ना। उदाहरण जैसे कि मान लीजिए लाउड स्पीकर पर जोर से संगीत बजाना ना, अगर सबको मनमानी मिल जाए तो कुछ भी करेंगे, किसी से डरेंगे ही नहीं लोग। तो इसीलिए जब कोई मनमानी करता है तो हम औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से उस व्यक्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। अब निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे कि सामाजिक नियंत्रण बिना समाज में शांति और व्यवस्था संभव ही नहीं है। कोई किसी से डरेगा ही नहीं तो कहाँ मनमानी ही होगी। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरी क्लास से लास्ट तक देखिए अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो, वरना कोई बात ही नहीं, आप जा सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक बहुत यहाँ क्लास इतनी देर देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें पता है कि आप में कुछ जुनून है ज़रूर, जो आप इतनी देर तक क्लास देखना मुश्किल काम ही होता है, चूँकि रील्स का ज़माना है, कह सकते हैं। तो कमेंट करिएगा कोई भी डाउट हो आपकी तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सामाजिकरण के मुख्य एजेंट कौन है। एजेंट का मतलब संस्था ही होती है, एजेंट आ जाए क्वेश्चन में, संस्था आ जाए। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में एक देखा भी था, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सोसाइटी हमें लाइफ की मैनुअल देती है, वही एजेंट, यानी कुछ नियम जो बनाते हैं वही कहे जाते हैं एजेंट। पिछली हमने देखा ही है, जब पहला हमारा बताया संस्था परिवार होता है, तो परिवार में जो है पहला शिक्षक माता पिता होते हैं जो हमें आदर्श सिखाते हैं। फिर उसके बाद हम स्कूल जाना शुरू करते हैं जहाँ पे हमें कुछ अनुशासन नियम सिखाए जाते हैं। फिर मित्रों के साथ रहते हैं जहाँ ट्रेंड फैशन सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं मित्रों के साथ। सोशल मीडिया बहुत ही पॉपुलर है इस समय, जिसमें हमें नई नई जानकारी मिलती हैं। उदाहरण मान लीजिए, बच्चा जो है वो घर और स्कूल में सोशल रूल सीखता है, यही कहलाता है सामाजिक एजेंट। निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा कि सामाजिकरण हमें समाज का हिस्सा बनाने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और PDF वगैरह के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के कारण और बाधाएं बताइए। ये जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है समाज में परिवर्तन, और इसमें क्या क्या बाधाएं हो रही हैं। तो आंसर आप लिखेंगे, पहले समझिए फिर हम आंसर लिखने का तरीका बताएंगे। इस समाज भी सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट चाहता है, जैसे कि सोसाइटी चेंज, यही कहलाता है। सोसाइटी में जो बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे कुछ दिन के बाद आपका फ़ोन अपडेट मांगने लगता है, उसी तरह हमारे समाज में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन प्रकृति का चूँकि नियम ही है। उत्तर आप देखिए क्यों बदलाव हो रहा है, तो औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा, वैश्वीकरण, मीडिया,
इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं, नई नई रीति रिवाज परंपरा अपनाते हैं, जिससे हमारे समाज में परिवर्तन होता है। बाधाएं क्या हो रही हैं? बाधाओं में आप लिख देंगे रूढ़िवाद, आर्थिक असमानता, राजनीति प्रतिरोध, तकनीकी अभाव। अब चूंकि बहुत लोगों के पास पैसे कम हैं तो हर चीज़ों को तो ऐसे वो अपना नहीं सकते हैं, परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। कुछ राजनीतिक रूप से विरोध है, मनमाना नहीं चलेगा ना। तकनीकी अभाव है, मान लीजिए उदाहरण में गांव में स्मार्टफोन, युवा नए विचार अपनाते हैं, फ़ोन से नए नए चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ये परिवर्तन ही तो हुआ। निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा कि सामाजिक परिवर्तन जरूरी है लेकिन संतुलित गति से होना चाहिए। हम कह रहे हैं ये एक ऐसा आंसर है जो कि किसी भी प्रक्रिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप ये लाइन को लिख सकते हैं, क्योंकि संतुलन तो हर चीज़ में ज़रूरी होता है ना। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन में क्या योगदान है ना। तो शिक्षा जो है शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि शिक्षा से क्या क्या होता है। समाज में जागरूकता आती है, लैंगिक असमानता, स्त्री पुरुष में भेदभाव खत्म होता है, रोजगार बढ़ता है, तो आर्थिक विकास का होना संभव ही है। जैसे कि लड़कियों का एग्जाम्पल आप लिख देंगे कि लड़कियों की शिक्षा से बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की मुख्य कुंजी है, शिक्षा से ही परिवर्तन संभव है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप BA फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया है समाज शास्त्र? ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आप देखने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को भी देखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपको बहुत जल्दी पूरा आंसर याद होगा क्लास ख़त्म होते होते ना। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में बहुत ही हेल्प करने वाली है आज की क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, पिछली बहुत सी क्लासेस हैं जो कि वो और भी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, लाइव क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वहाँ पे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है आपके एग्ज़ाम की, जो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो आइए पहले शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि स्थिति और भूमिका में अंतर, ये क्वेश्चन बहुत आता है। आपको समझना होगा कि स्थिति क्या होती है और भूमिका क्या होती है। तो स्थिति क्या है? स्थिति कौन हूँ मैं, और भूमिका मुझे क्या करना है। यानी स्थिति जो होती है वो किसी व्यक्ति के स्थिति बताती है, और क्या कार्य करना है वो भूमिका होती है। उदाहरण से समझिए, स्थिति क्या होगी। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं ना, तो ये आपकी स्थिति हो गई, छात्र होना आपकी एक स्थिति है। लेकिन आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना आपकी एक भूमिका है। और अच्छे से समझेंगे, पहले आप देखिए। तो उत्तर में आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, उत्तर वर्ड लिमिट के हिसाब से आप आंसर देंगे। तो स्थिति जो है व्यक्ति का स्थान समाज में जन्म या अर्जित है ना। स्थिति जो है वो जन्म से, और अर्जित यानी जो अभी हम समाज में रहकर सीखते हैं वो सभी अर्जित होते हैं हमें। भूमिका क्या होता है? उस स्थिति को अपेक्षित व्यवहार, उस स्थिति से जैसे हम छात्र हैं तो अपेक्षित व्यवहार, हमें पढ़ना चाहिए, हमारा व्यवहार अपेक्षित, क्या अपेक्षा की जाती है हमसे पढ़ाई करने की ना। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर जो है उस एक स्थिति है, जबकि इलाज करना एक भूमिका माना जाएगा। जो कार्य हो रहा है वो तो हो गया कि भूमिका, और कार्य जिसके द्वारा हो रहा है, जैसे कि डॉक्टर, तो वो स्थिति हो गई। अब छात्र है, छात्र की स्थिति है, छात्र ये स्थिति है, और कक्षा में पढ़ना उसकी भूमिका है। फिर आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा, इससे आपको नंबर बहुत ही अच्छा मिलता है। निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा, स्थिति और भूमिका से ही समाज में सामंजस्य बना रहता है। सामंजस्य से मतलब ये कि हाँ, पता है किसको क्या कार्य समाज में रहकर करना है। आप नंबरिंग पर मत जाइएगा, यहाँ थोड़ा हमने जो क्वेश्चंस हो चुके हैं उन्हें रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? धर्म समझिए, फिर उसके प्रभाव को समझेंगे। धर्म क्या होता है? धर्म हमें नैतिकता, विश्वास, ये सभी चीज़ें सिखाता है। इन सभी चीज़ों से मिलकर धर्म बनता है।
हर जाति का अलग अलग धर्म होता है, जैसे कि समाज की मोरल यानी नैतिक और सही गलत दिखाता है। धर्म से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या समाज में उचित है अनुचित, ये सभी हम धर्म से सीखते हैं। अब जैसे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये देखिए। तो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है धर्म का, इससे क्या होता है कि सामाजिक नियमों का पालन होता है। अगर लोग को पता रहेगा कि हाँ ये उचित है अनुचित है, तो इसीलिए तो उसी हिसाब से वो काम करेंगे। तो ये एक हिसाब से नियम का पालन होता है। पहला आप लिख देंगे कि इसका यही प्रभाव पड़ रहा है समाज पर। दूसरा आप लिखेंगे कि नैतिक मूल्य स्थापित करना। और तीसरा सामुदायिक सहयोग बढ़ना। जब लोग एक धर्म के एक साथ जुड़कर कोई कार्य करेंगे तो इससे सहयोग तो बढ़ेगा ही। अब उदाहरण समझिए, जैसे कोई भी धार्मिक पर्व होता है उसमें समाज में एकता और सहयोग। अब जैसे मान लीजिए अयोध्या में दिवाली मनाई गई ना, तो बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए जिससे उनमें एकता की भावना आई। तो एक हिसाब से ये धार्मिक पर्व हो गया। ये प्रभाव पड़ता है धर्म का हमारे समाज पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है या सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, ना समझ में आ रही हो तो भी बताइए, हम और अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और किसी भी डाउट के लिए या नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट ज़रूर से कर दीजिए प्लीज़। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का महत्व। अभी हमने धर्म देखा, अब हम जाति देखेंगे कि जाति जो व्यवस्था बनाई गई हमारे समाज में, इसका क्या महत्व है। तो जाति जो है वो समाज की ऊंच नीच दिखाता है। समाज में जाति जो बटी हुई है, कुछ जाति को ऊंच माना जाता है, कुछ नीच माना जाता है। अब उत्तर से समझिए, जैसे कि इसका क्या महत्व है। जाति मतलब जैसे बहुत से जाति के लोग हो गए, हिंदू मुस्लिम ना, सिख ईसाई, ये सभी जाति हैं। तो इसका क्या महत्व होता है समाज में, ये देखिए। सामाजिक संगठन और पहचान रहती है ना, कुछ लोग जाति से पहचान करते हैं, हाँ ये इस जाति का है। दूसरा, विवाह और परंपरा नियंत्रित करना। जाति से लोग कहते हैं कि हाँ जिस जाति के हैं उसी जाति में शादी करेंगे ना। सी, इसका क्या महत्व है कि सामाजिक सहयोग और बाधाएं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ हम हमारे ये जाति के हैं, हम इनका सहयोग करेंगे। जैसे चुनाव के टाइम आपने बहुत ये सभी चीज़ें समझा होगा। और कुछ बाधाएं भी हैं कि लोग एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं ना। निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा कि आधुनिक समाज में जाति का रूप कम किया जाना चाहिए, क्योंकि जाति ये सिस्टम जो बनाया गया है ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है दोषपूर्ण प्रभाव भी डाल रहा है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया है। भ्रष्टाचार क्या होता है? नियम और कानून का उल्लंघन करना और निजी लाभ लेना। जैसे कोई सरकारी पद पर हो गया तो वो भ्रष्टाचार जैसे शुरू कर देता है। घूस लेना हो गया, भाई भतीजावाद, यही सब भ्रष्टाचार कहे जाते हैं। भाई भतीजावाद से मतलब है कि अपने रिलेशन वालों को नौकरियों में बहुत ज़्यादा नौकरियों के पद दे देना, ये सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। इसका समाज में प्रभाव क्या पड़ रहा है ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि विकास में, हिंदी में भी ये आपके ऐसे में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विकास में बाधा हो रहा है, समाज में विकास नहीं हो पा रहा है, असमानता आ रही है। जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। सी, विश्वास और नैतिकता में गिरावट। अगर हर जगह ऐसे भ्रष्टाचार ही होगा तो कौन किस पर विश्वास करेगा ना। और तो फिर एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार गरीब वर्ग प्रभावित होता है ना, सबसे ज़्यादा गरीबों का इसमें लॉस होता है। निष्कर्ष में लिख दीजिए कि भ्रष्टाचार समाज के संतुलन और विकास के लिए खतरा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेरोजगारी और अपराध के कारण बताइए। अभी हम भ्रष्टाचार देखा था, अब बेरोजगारी दे रहे हैं। ये हमारे समाज की कुछ समस्याएं हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समाज की प्रमुख समस्याओं के बारे में लिखिए, तो आप तब भी लिख सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक समस्या के बारे में पूछ रहा है तब भी आप लिख दीजिए। बस आप सभी पॉइंट्स को समझे रहिए ना। तो बेरोजगारी क्या होता है? जब लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता या रोज़गार की कमी, तो ये देखिए बेरोजगारी जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो अपराध में बदल सकता है, इसका प्रभाव। अब आप देख लीजिए आखिर ये जो बेरोजगारी है इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है ना, कारण क्या है बेरोजगारी का। शिक्षा और कौशल का अभाव। हमारे देश में जो है शिक्षा का बहुत ज़्यादा, लोगों का पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट रहा है। कौशल की कमी, कोई स्किल नहीं है। उद्योग में कमी
और जो स्किल वाले हैं उद्योग में कमी होने से उन्हें भी नहीं मिल पा रहा है नौकरी ना। तीसरा है आर्थिक मंदी के कारण। प्रभाव क्या लिख देना कि इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि अपराध, चोरी, सामाजिक अस्थिरता आ रही है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे युवा बेरोजगार ना, तो वो अगर बेरोजगार कोई है, बहुत स्किल होने के बावजूद, एजुकेशन परफेक्ट एजुकेटेड है फिर भी, तो उसका मतलब ये है कि उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, जिससे वो गलत रास्ते पर चलने लगा। क्योंकि सीधे रास्ते पर चलने पर जब नहीं कुछ मिल रहा है तो आदमी गलत रास्ते पर तो जाएगा ही। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाला जाता है, वही इसका अर्थ है। तो बेरोजगारी और अपराध समाज के लिए खतरा है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से नोट डाउन करिए। अब अगला क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो महिला और बाल अधिकारों से जुड़ी समस्या। ये भी एक सामाजिक समस्या है। आपका चैप्टर 1 होगा सामाजिक समस्या। उन सभी चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान से देखिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है ना। तो महिला और बाल अधिकारों से जुड़ी क्या समस्या है कि समाज तभी हेल्दी होगा जब उसकी आधी पॉपुलेशन सेफ और एम्पावर्ड होगी। कैसे, आइए समझते हैं आगे। तो क्या क्या सामाजिक समस्याएं हैं जो कि बाल विवाह हो जाता है बहुत जल्दी ही, और बाल श्रम यानी छोटे छोटे बच्चों को श्रम काम पे जाना पड़ता है पढ़ाई करने के बावजूद। घरेलू हिंसा, इंपॉर्टेंट, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होता है, उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। शिक्षा और रोजगार में असमानता हो रही है। एग्जाम्पल से समझिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा बहुत ही कम हो पाती है ना। निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि महिला और बाल अधिकारों की सुरक्षा समाज की प्रगति के लिए ज़रूरी है। हमारा देश तभी तो तरक्की करेगा जब प्रत्येक जनसंख्या में सभी लोग अपने आर्थिक विकास में योगदान देंगे, तभी हमारा देश आगे उन्नति करेगा। इसलिए सभी का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक हो, चाहे वो स्त्री, पुरुष, बालक कोई भी हो। फिर अगला सामाजिक समस्या से जो एक और टॉपिक आता है वो जनसंख्या वृद्धि है। इससे भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आपको समझना होगा कि जनसंख्या यानी जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, बहुत से इससे क्या क्या संकट, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं और कैसे हमारा समाज इससे प्रभावित हो रहा है। तो पॉपुलेशन बूम सोसाइटी का ओवरलोडिंग है ना, ओवरलोडिंग तो होगा ही। अब समझिए, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार पर दबाव ना, क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो शिक्षा उस हिसाब से सबकी नहीं हो पाएगी। अब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे तो कहाँ सभी पे इतना ध्यान दिया जा सकता है ना। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया जा सकता, गरीबी आएगी तो कहाँ सबको सब चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी। रोजगार में दबाव, चूँकि रोजगार की अभी भी कमी है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी रोजगार की आवश्यकता होगी ना। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ज़मीन कम पड़ती जाएगी, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा और गरीबी और असमानता को बढ़ावा मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बड़े शहरों में पानी और इलेक्ट्रिसिटी की कमी, ये सभी जो समस्या आएगी। तो जनसंख्या नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन जरूरी है।